हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 आपका यहाँ पर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया था? अम्ल के बारे में सारा पढ़ लिया था, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। क्षार के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था, क्षार क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। लवणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लवण क्या है, साथ ही कुछ साधारण लवणों की बात यहाँ पर की थी कि क्या क्या उनका केमिकल फॉर्मूला होगा, कॉमन नेम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी, साथ ही साथ यूजेस हम लोगों ने उनके पढ़े थे। ठीक है, लास्ट सेशन में हम इंडिकेटर्स को पढ़ रहे थे, आज के सेशन में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर हमारा चल रहा था, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या है? वही जो स्वाद में खट्टे थे आपके। डिसोसिएशन पर आपका H+ आयन दे रहे थे एक्वा सॉल्यूशन में, एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखे थे इसके। ठीक है, और पीएच पर इनका मान 7 से कम आता है। साथ ही आप लोगों ने क्या बोला कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी नीला लिटमस का अगर कलर है तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाल लिटमस पेपर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, टाइप्स आप लोगों ने देखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की बात आप लोग करते हैं। ठीक है, यानी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा, यानी रासायनिक गुण क्या है। तो गुणों में आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी आपकी अलग अलग तत्वों के साथ या यौगिकों के साथ, तब हम देखते हैं कि अम्ल किस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बना रहा है। ओके, आपने कहा अम्ल की अभिक्रिया सबसे पहले धातु से कराए तो धातु का लवण बनेगा, साथ ही आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, इसके अलावा मेटल के कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट से या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया होगी तो वही धातु का लवण बनेगा, जल बनेगा, और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड से जब ये अभिक्रिया होगी तो तब आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ओके, आपको पता है ये मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति के वो लोग होते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद बेस, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होगी तो लवण और जल बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। बेस यानी कि क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। क्षार वही जो पंजेंट टेस्ट है जिसका, यानी कि तीखा स्वाद है या कड़वा है, कसैला आप बोलते हैं। OH निगेटिव डिसोसिएशन पर दे रहा है, साथ ही आपका पीएच पर इसका मान 7 से अधिक आ रहा है, और लिटमस पेपर जो लाल लिटमस होता है उसको ये नीला कर देता है, और नीले पर ये किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाता है। ओके, आपका किसी भी क्षार की अभिक्रिया जब अधातु के ऑक्साइड से होगी, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, तो वो सॉल्ट और वाटर बनेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है, आप लोग पढ़ते हैं। क्षार की अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया, इसके अलावा अगर क्षार की अम्ल से अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनता है, जैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको आप उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम दे रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बहुत सारे देखे थे एसिड्स के, कि किस किस आपके नेचुरल सोर्सेज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे एप्पल की बात करते हैं तो मैलिक एसिड इसमें होता है, लेमन सिट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में आपका विनेगर एसिटिक एसिड होता है, कर्ड आपका होता है लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट, स्टमक जूसेस यानी अमाशय में जितने भी आपके रस होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पर होता है। एंड योर बी स्टिंग जिसे आप बोलते हो, यानी कि चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, इसके अलावा हमने सॉल्ट की बात की थी कि लवण क्या है। तो किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जहां अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है, वाटर के अतिरिक्त जो भी उत्पाद बन रहा है उसको आपका लवण कहा जाता है। ये स्वाद में नमकीन होते हैं। पीएच का मान वेरी करता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो आपके अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं वो किस प्रकार के, यानी प्रबल अम्ल होगा तो पीएच का मान 7 से कम हो सकता है, और प्रबल क्षार होगा अगर तो 7 से अधिक हो सकता है। ओके, कॉमन सॉल्ट में सबसे पहले कॉस्टिक सोडा की बात की थी, जिसका कॉमन नेम आपको कॉस्टिक सोडा है और केमिकल नेम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला NaOH है। प्रिपरेशन क्या थी? NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया, उसमें करंट को पास किया तो आपका NaOH बनता है। ठीक है, इसके अलावा यूजेस बहुत सारे देखे। उद्योग, कागज उद्योग है आपका, साबुन, कागज के उद्योग में, साबुन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं से ग्रीस हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं कि विभिन्न औषधियों के निर्माण में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर वही फॉर्मूला CaO
CaCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे कहा जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, CaOCl2 आपका बनता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण इसे कहा जाता है। आपका इसके उपयोग क्या क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग में विरंजन का काम करता है, आपका पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने में काम आता है। इसके अलावा आपने क्या देखा, कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और इसके अलावा जल को डिसइंफेक्ट करने यानी कि इसको कीटाणु रहित बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसे कहा जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज किया जाएगा और वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, यूजेस क्या क्या हैं, कपड़ा धोना और साबुन कपड़े धोने के जो साबुन है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांच और कागज के उद्योग में इसका उपयोग होता है, उनको बनाने में। घरों की सफाई में इसका उपयोग होता है और जल की स्थायी कठोरता को, जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, उसको हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग सोडा की बात की आप लोगों ने, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, बन किस प्रकार रहा है, वही सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया जा रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को प्रोवाइड किया जा रहा है, NH4Cl नौसादर बनता है, साथ में आपका NaHCO3 बनता है जो कि क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो आप बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ब्रेड और केक में जो सॉफ्टनेस आती है वो इसी के कारण आती है। अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड का मेजर कंपोनेंट होता है ये। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, CaSO4.12H2O ये होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने कहा जिप्सम को 373 केल्विन में हीट किया जाएगा तो आपका क्या बनेगा, CaSO4.12H2O बनेगा, यानी कि POP बनेगा। इसी अभिक्रिया में आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर 1.5 H2O ऐड कर देते हैं, यानी वाटर ऐड कर देते हैं, तो उससे जिप्सम बन जाता है। यूजेस इसके क्या क्या हैं, बहुत सारे यूजेस आपने देखे, जैसे कि घरों को पेंट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और कहीं पर अगर फ्रैक्चर आ गया है बोन में, ठीक है, हड्डी वगैरह में क्रैक आ जाता है जैसे, तो क्या करते हैं डॉक्टर सपोर्ट के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर बना करके उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जगह इसका, जैसे मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, स्टैचू वगैरह बनाने में, दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, प्राकृतिक सूचक क्या है, तो ऐसी कोई भी आपका इंडिकेटर या सूचक क्या होगा, ऐसा कोई भी पदार्थ है जो आपको सूचित कर रहा है कि दिया गया सोल्यूशन या विलयन आपका किस प्रकृति का है, तो उसको आप सूचक कहेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि गाड़ियों में लगा हुआ इंडिकेटर अपने से पीछे आने वाली गाड़ी को सूचित करता है कि वो कौन सी दिशा में जाने वाला है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सूचक जो होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं जो गिवन सोल्यूशन है, आपको दिया गया विलयन है, वो कौन सी प्रकृति का है, क्या वो उदासीन है, क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, क्या वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अगर आपको दिया गया सोल्यूशन उदासीन प्रकृति का होता है तो वहां पर नीला और लाल आपके दो लिटमस होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। दिया गया सोल्यूशन अम्लीय प्रकृति का होगा तो अगर आप दोनों नीले और लाल लिटमस को उसमें डुबोते हैं तो आप क्या देखते हैं कि लाल का रंग परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन नीला लिटमस जो होता है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है। वहीं पर अगर क्षार की बात करेंगे, क्षार में अगर आप दोनों लिटमस डुबो रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, लाल का रंग नीला हो जाता है लेकिन नीला अप्रभावित रहता है, यानी वो किसी भी प्रकार से कलर चेंज शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर में आप लोगों ने किसको पढ़ा था, लिटमस को पढ़ा था। आप लोगों ने हल्दी की बात भी की थी कि हल्दी भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो वहां पर होता क्या है, हल्दी जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसी भी प्रकार से रंग परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, वो पीला ही रहता है, लेकिन हल्दी के संपर्क में अगर कोई क्षार आ जाता है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन या डार्क रेड कलर का हो जाता है। समझ रहे हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कपड़ों में अगर पीला कोई हल्दी का दाग गिर गया है, सपोज कुछ गिर गया है, हल्दी का दाग गिर गया है, और आप उस पर उसको वॉश करने के लिए जैसे सोप का यूज कर रहे हैं या डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो बेस है आपका, एक क्षार होता है। साबुन की बात करते हैं या डिटर्जेंट पाउडर की बात करते हैं, वो आपका एक क्षार है। तो जब भी वो आप लगाते हैं तो वो जो पीला कलर का दाग होता है वो पीला आपका कैसा हो जाता है, लाल या लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ, क्योंकि हल्दी जो है वो उसके संपर्क में कौन आया, एक क्षार आया। ठीक है, तो यानी हल्दी में हमने क्या पढ़ा कि हल्दी का जो पीला रंग होगा वो क्षार के कारण लाल या लाल भूरे रंग का हो रहा है, जबकि अम्ल अगर आप उसमें कोई अप्लाई करेंगे, अम्ल के संपर्क में हल्दी आएगी तो उसका रंग पीला ही रहेगा। ऐसे ही उदासीन अगर आपका कोई सोल्यूशन है तो उसमें भी हल्दी का रंग पीला ही रहेगा। ओके, एक और इंडिकेटर की बात करते हैं जो कि आपका क्या है, पीएच स्केल पर आप वैल्यू देखते हैं कि किस प्रकार से पीएच पर आपका
जो मान होता है वो परिवर्तित होता है और फिर वो आपको बताता है कि दिया गया सोल्यूशन आपका कौन सी प्रकृति का होगा। ठीक है, पीएच एक ऐसे प्रकार का स्केल है आपका जहां पर 0 से लेकर 14 तक का आपका स्केल होता है पूरा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप क्या बोलते हैं कि 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, कहाँ से लेकर बोला मैंने, 0 से लेकर 7 तक, ये वाला जो आपका स्केल है, अगर इसके बीच में 7 से कम अगर मान है तो वो क्या होगा, वो अम्ल होंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि क्या होंगे, एसिड होंगे। एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच का मान होगा वो क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल। जैसे आप डिस्टिल वाटर की बात करते हो या वाटर की बात करते हो कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है ज्यादातर, ओके, या उदासीन होते हैं। 7 से अधिक जिसका पीएच होगा 14 तक, वो क्या होंगे, आपके क्षार होंगे, यानी कि जिसको आप क्या कह रहे हो, बेस कह रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है। अब आप किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, किसको आप वीक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका मान पीएच पे जितना कम हो, ध्यान से सुनिए, जिसका मान पीएच में जितना कम होगा वो उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है 0 से लेकर 2 तक आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बताए गए हैं, और यहाँ से वीक एसिड कौन से आपके 3 से लेकर के 6 तक का जिनका मान आ रहा है। ठीक, इसका उल्टा क्षार में देखने को मिलता है। क्षार में जिसका जितना कम मान आ रहा है पीएच में वो उतना दुर्बल क्षार होगा, यानी वीक बेस है। तो 8 से लेकर 11 तक आपने क्या बोला, ये दुर्बल क्षार है यानी वीक बेस है। 12, 13, 14 जिनका पीएच मान आ रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं कहूँ दो आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, गिवन सॉल्यूशन है ए और बी। ठीक है, अगर आप ए की बात करते हैं कि ए का पीएच 2 है, ठीक है, और बी का पीएच आपका 6 है। दो सोल्यूशन है ए बी, ए का पीएच मान आपका कितना है, 2 है, और बी का पीएच मान क्या है आपका 6। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, तो आप क्या बोलेंगे, जो 2 पीएच वाला है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ये आपका वीक एसिड। क्लियर। सेम अगर हमने यहाँ पर सी और डी दो सोल्यूशन लिए, एक का पीएच आपका 8 है और एक का आपका 13 है पीएच, तो ये कैसे होंगे, ये तो आपके एसिड हो गए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ए बी। सी आपका क्या होगा, जिसका 8 पीएच है वो वीक बेस हो जाएगा, और 13 जिसका पीएच है वो क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से आप पीएच को देखते हैं कि जितना कम पीएच में मान है वो उतना ही प्रबल अम्ल है, जितना अधिक पीएच में मान है वो उतना ही प्रबल क्षार है। ठीक है, जितना प्रबल फिर आप क्या कहेंगे, किसी भी पीएच का मान आ रहा है वो उतना ही दुर्बल अम्ल होता जाता है, और जितना ही कम उसका मान आ रहा है वो उतना ही प्रबल क्षार होता जाएगा। ठीक है, 7 से 14 और 0 से 7 के बीच में हम ये देख रहे थे, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे देखते हैं कुछ आपके पदार्थों के पीएच मान। ओके, चलिए, तो अब विभिन्न पदार्थों के पीएच मान देखते हैं। ठीक है, जिससे सबसे पहले बैटरी की बात की गई है, एसिडिक होता है ये, इसका 0 आपका पीएच मान होता है। दूसरा आपका स्टमक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात जैसे आप लोग करते हैं, तो इसका पीएच मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। लेमन की बात करते हैं, ये भी बहुत आपका प्रबल अम्ल है, 2 इसका पीएच मान है। विनेगर का 3 के आसपास होता है। टमाटो का आपका 4 हो गया। कॉफी का आपका 5 हो गया। मिल्क हो गया 6, लैक्टिक एसिड बोलते हैं आप, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। वाटर का 7 हो गया, न्यूट्रल होता है ये आपका। ठीक है, ब्लड का 7 पॉइंट समथिंग होता है, 8 की रेंज में आप इसे लेते हैं। स्लाइटली अल्कलाइन बोलते हैं आप। ठीक है, यानी कि कुछ हद तक ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है या प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा 9। स्टमक टैबलेट्स की बात करते हैं तो ये भी कैसे होते हैं आपके, आप एसिडिटी में इनको यूज करते हैं। अम्लता जब हो जाती है तो एसिड जब भी शरीर में बनेगा तो उसको क्या करेगा, कोई क्षार ट्रीट करेगा, जैसे आप एमओएम की बात करते हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं जो बेसिक होगा नेचर में, ऐसे टैबलेट्स लेते हैं। तो स्टमक टैबलेट्स कैसे होते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन या एल्कलाइन होते हैं। तो ये दुर्बल आपका क्षारों में आएंगे, 10 इसका मान होगा। अमोनिया का सॉल्यूशन होता है जो 11 उसका पीएच मान है। सोप की बात करते हैं, 12 है।
ब्लीच का आपका 13 होता है, ड्रेन क्लीनर की बात करते हैं तो 14 उसका पीएच मान होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप पीएच मान को याद करेंगे कि कौन से आपका सब्सटेंस का पीएच मान कितना है, और चूंकि आप पीएच मान आपको पता है तो आप बता देंगे कि वो एल्कलाइन है, एल्कली है आपका, या फिर एसिड है, या फिर आपका न्यूट्रल है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे। तो बच्चों पीएच की बात हम लोग कर रहे थे, पीएच को क्या कहा जाता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात आप लोग यहाँ पर करते हैं, उसका फुल फॉर्म है। इस पर पटरी की तरह छोटे छोटे 1 से 14 तक के पैमाने बने होते हैं, जिससे आपका स्केल होता है ना, स्केल पे आपका लिखा होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच का आपका स्केल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी छोटे छोटे खाने बने होते हैं जो कि आपका पीएच का मान दिखाते हैं 1 से 14 तक के। इसके द्वारा हम किसी अम्ल या क्षार या लवण की पहचान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा, कौन सा आपका उदासीन होगा, इनकी बात आप लोग करते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो इसका अर्थ है विलयन कैसा होगा बच्चे, अम्लीय है। और अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो इसका अर्थ है विलयन कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। और अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो इसका अर्थ होता है क्या, कि विलयन आपका उदासीन होगा, ठीक है। तो ये आपने पीएच के बारे में सीखा, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए इस टेबल को नोट कर लेंगे। क्या है, पीएच मान की बात हो रही है, पीएच मान 7 से कम है तो प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति है। पीएच का मान 7 के बराबर है तो उदासीन आपका प्रकृति होगी विलयन की। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के जो लवण बनाएंगे उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। और अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार बना रहा है तो क्योंकि अम्ल यहाँ पर प्रबल है तो इसलिए पीएच का मान क्या हो गया, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिल रहे हैं तो क्षारीय लवण आपका बनेगा जिसका पीएच कैसा होगा, 7 से अधिक होगा। वहीं पर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होंगे आपके तो उदासीन लवण बनता है, इसका भी पीएच क्या होगा आपका 6 to 7 के बीच इसका पीएच हो सकता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने पीएच के बारे में पढ़ा, जो कि आपका एक इंडिकेटर है, ये एक स्केल होता है जहां पर कि 1 से लेकर 14 तक का पैमाना बना होता है, अलग अलग खाने होते हैं जहां पर आप वैल्यूज की बात करते हैं। 7 से कम पीएच का मान होता है तो अम्लीय प्रकृति होती है सोल्यूशन की, विलयन की, और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति होगी। एग्जैक्ट 7 अगर वैल्यू आ रहा है पीएच का, दैट मीन्स कि गिवन सोल्यूशन आपका क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पीएच को अच्छे से पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस को आपने अच्छे से पढ़ा। ये चैप्टर आपका इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, यानी कि चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर वो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उत्तर कैसे लिखना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, कोई भी डाउट होगा, आपका क्वेश्चन होगा चैप्टर से रिलेटेड, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।